Hello everyone, welcome back to my channel Tutorman. I hope you are doing well and today we are going to discuss measures taken in favor of handicapped children. तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और जो वेरियस प्रोविजंस और लॉज हैं उनके लिए। ठीक है, जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए जो वेरियस प्रोविजंस और लॉज हैं, जैसे कि एजुकेशनल लॉज हो गए, हेल्थ रिलेटेड लॉज हो गए, मैरिज रिलेटेड लॉज हो गए और सक्सेशन यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज जो हो गए, वो क्या क्या उनके लिए लॉज हैं और उनके क्या क्या बेसिक राइट्स हैं, इसको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। हमारा जो गवर्नमेंट है उसका ये ऑब्जेक्टिव है, उसका ये पर्पस है कि जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं उसको जनरल कम्युनिटी के साथ कैसे अमेलगमेट किया जाए, उनको उनके बराबर कैसे लेकर आया जाए और उनको एज ए इक्वल पार्टनर की तरह कैसे इस्टेब्लिश किया जाए सोसाइटी के अंदर। उसके लिए कई मेजर्स लिए गए हैं और ये कोशिश किया है कि उनको एनेबल कर पाए ताकि वो अपने लाइफ को करेज और कॉन्फिडेंस के साथ आगे सस्टेन कर पाए। तो अब हम कुछ मेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं ताकि उन बच्चों को दूसरे बच्चे के, नॉर्मल बच्चे के इक्वली इस्टेब्लिश किया जाए। तो फर्स्ट जो मेजर्स है वो है, तो पहला जो प्रयास है गवर्नमेंट के द्वारा वो ये है कि अगर ये पॉसिबल हो पाता है, आमतौर पर कई केसेस में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर ये पॉसिबल होता है कि कुछ बच्चों को, हैंडीकैप्ड बच्चे जैसे कि कुछ जो ऐसे देखते हैं जो जिनके हाथ या पैर उस ढंग से नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते और वो चल फिर नहीं पाते या फिर हाथ से ढंग से काम नहीं कर पाते, ऐसे केसेस के अंदर उनको कॉमन स्टूडेंट के साथ एडजस्ट करवाया जा सकता है। तो यदि उनको कॉमन स्टूडेंट के साथ पढ़ाया जा सकता हो तो फिर गवर्नमेंट को ये कोशिश करना चाहिए कि उन स्टूडेंट को कॉमन मेन स्ट्रीम जो स्टूडेंट है, जो कॉमन जनरल स्टूडेंट है, उनके साथ ही उनको पढ़ाया जाए ताकि वो अपने एजुकेशन को सही तरीके से ले सकें और उनको ऐसा कोई फील ना हो कि वो डिसेबल है। ठीक है, तो जब जब ये पॉसिबल हो कि जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है उसको दूसरे बच्चों के साथ एजुकेशन, जो दूसरे नॉर्मल बच्चे हैं उसके साथ एजुकेशन दिया जा सके, तो गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट उन्हीं स्टूडेंट के साथ उस डिसेबल बच्चे को क्लास दे। अब हम बात करते हैं जो सीवियर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है। हमने पहले देखा कि जो नॉर्मली हैंडीकैप जो है, जिसके हाथ पैर या कोई ऐसे नॉर्मल स्टफ हैं जो थोड़े से डिसेबल हो गए हैं, उनको तो आप क्लासेस के अंदर नॉर्मल बच्चों के साथ आप क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन जो सीवियरली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है उसके लिए स्पेशल स्कूल और हॉस्टल की व्यवस्था की जानी चाहिए। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, जो डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सही होता है और बहुत तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो और इसके साथ ही जो एजुकेशन के साथ ही उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। जो डिसेबल बच्चे होते हैं तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में सही तरीके से दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाए, या फिर जो दूसरे उनके कुछ काम हैं फ्यूचर में, यदि वो कुछ काम करना चाहते हैं तो वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कई केसेस में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनको यदि ट्रेनिंग दिया जाए तो वो फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन सभी बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग की जो अरेंजमेंट है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और इसके अलावा टीचर्स को स्पेशली ट्रेनिंग दिए जाने चाहिए। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए ऐसे कि कैसे हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन को डील किया जाए, उनके साथ कैसे बिहेव किया जाए ताकि वो चिल्ड्रन आगे जाकर कुछ बेटर कर सके अपने लाइफ में। तो टीचर को ना सिर्फ उसके कम्युनिकेशन गैप को जो है सो मिटाना है, ख़त्म करना है और उन डिसेबल स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना होता है, बल्कि उसके साथ साथ उन्हें उन बच्चों को प्रमोट कैसे किया जाए, उनको कैसे इंकरेज किया जाए, इस बात के लिए भी ट्रेनिंग देना होता है। तो ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीचर्स के लिए होनी चाहिए ताकि उन बच्चों के साथ फिर वो बेटर तरीके से पढ़ा पाए उनको। तो जैसा कि मैंने बोला कि वॉलेंटरी एफर्ट के साथ उनको पढ़ाना चाहिए, मतलब उनको एज ए फ्रेंड की तरह, एज ए कलीग की तरह उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, जितना अच्छे से हो सके उनके साथ बिहेव करना चाहिए ताकि उनको ऐसा फील ना हो कि वो डिसेबल हैं और वो कुछ ज़्यादा बेटर नहीं कर सकते हैं ऐसा अपने लाइफ में। तो उनको ये फील ना हो, उनको एज ए फ्रेंड उनको तरह गाइड करना चाहिए टीचर्स को। इसके लिए उनको बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, उस बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ में फिर आगे बढ़ सकें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोविजंस एंड लॉज रिलेटेड टू डिसेबिलिटी एक्ट। तो अब हम जितने लॉज और प्रोविजंस हैं डिसेबिलिटी एक्ट के,
ठीक है, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो डिसेबल लोगों के लिए जो डिफरेंट एक्ट्स बनाए गए हैं उसके अंदर जो लॉज और प्रोविजंस हैं उसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन है, चाहे वो फिजिकली शारीरिक रूप से विकलांग हो या फिर मानसिक रूप से किसी तरीके से विकलांग हो, वो भी इंडिया के उतने ही सिटीजन्स हैं और उतने ही नागरिक हैं जितने कि कॉमन सिटीजन्स हैं। तो हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये राइट देता है कि हम इक्वल राइट असर्ट कर सकें। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसेबल्ड के लिए क्या क्या फंडामेंटल राइट्स गारंटीड किए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हम सभी जानते हैं कि कौन से राइट होते हैं, जो वो राइट्स जो हमसे कोई भी किसी भी हालत में छीन नहीं सकता, मतलब गवर्नमेंट चाहे भी तो वो राइट जो है सस्पेंड नहीं कर सकती है। तो वो सभी राइट्स कैसे डिसेबल लोगों के लिए भी होता है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो फंडामेंटल राइट्स है डिसेबल्ड लोगों का, या फिर कह के इन जनरल सभी का है, लेकिन डिसेबल्ड लोगों के लिए भी हमने डिफाइन किया, तो हम उसको पर्टिकुलरली डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर डिसेबल्ड लोगों के पास भी राइट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, वो भी न्याय ले सकते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, उनको भी पूरी आज़ादी है कि किसी भी तरीके से वो सोच सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो चाहे वो बिलीफ रख सकते हैं, फेथ जिस फेथ में चाहे, जिस रिलीजन में चाहे उसको बिलीव कर सकते हैं, और वर्शिप किसी भी ढंग से पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी सिटीजन इंडिया का ये चाहे कि वो अपना एक रिलीजन अलग से स्टैब्लिश करना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री है कि वो अपना एक रिलीजन अलग से स्टैब्लिश कर पाए, ठीक है। आप चाहे जो थॉट रखना चाहते हैं, जो मोड ऑफ एक्सप्रेशन है आपका, सब कुछ अलाउ है यहाँ पे। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम सबको ये गारंटी देता है कि हम चाहे जो थॉट रख सकें, जो जिस भी तरीके का हमारा एक्सप्रेशन हो या बिलीफ हो या फेथ या वर्शिप हो, सबको एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन करेगी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो सभी को समान रूप से समानता प्रदान की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड अपॉर्चुनिटी, और सभी को समान रूप से अपॉर्चुनिटी जो है, चाहे वो किसी भी फील्ड में कोई भी जॉब्स के लिए हो या फिर कोई भी दूसरे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, तो सभी अपॉर्चुनिटी के लिए सभी लोग समान रूप से एलिजिबल है और उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही आर्टिकल 15 का जो पार्ट ए है वो हमें ये कहता है कि गवर्नमेंट किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। किस आधार पर? रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। तो गवर्नमेंट कल को ये नहीं बोल सकती है कि आप रिलीजन आपका डिफरेंट है, मुस्लिम या क्रिश्चियन है तो आप कम नागरिक हैं और दूसरे लोग ज्यादा उन सुपीरियर हैं, तो ये नहीं कह सकता है। रेस, चाहे आपका कोई रेस अलग है, चाहे आप इंडो रेस से है या फिर बोल सकते हैं आप यूरोपियन रेस से है, तो आपको उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, ठीक है, कि आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। सेक्स, जेंडर या सेक्स बोल सकते हैं कि लिंग के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, क्या मेल फीमेल या लेस्बियन गे और कुछ भी आपका आइडेंटिटी है, ठीक है, तो उसके आधार पर आपके साथ गवर्नमेंट भेदभाव ये नहीं कर सकती। और प्लेस ऑफ बर्थ जो हम देखते हैं कि आपका जन्म स्थान चाहे कोई भी हो, चाहे आप गुजरात से हो, पंजाब से हो या फिर तमिलनाडु, केरला से हो, कहीं से भी हो, आपका प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे गवर्नमेंट आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। ये सभी राइट्स सभी लोगों के लिए है, क्योंकि सिटीजन के लिए। तो इसके अंदर डिसेबल लोग भी आ जाते हैं, इसके अंदर विकलांग लोग भी आते हैं, तो उन सभी को भी ये राइट्स दिया गया है। सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में इक्वल है, और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसको लेकर सभी के पास इक्वल राइट है कि उसको वो यूज कर सके। तो किसी को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, किसी को आप ये नहीं बता सकते कि तुम यूज नहीं करोगे, हम सब के लिए है, फिर ये पर्टिकुलर लोग या पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो यूज नहीं करेगी इसको। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। सभी लोग जो है उन सभी पब्लिक प्लेसेस को यूज करेंगे जिसमें गवर्नमेंट का फंड जो है या फिर किसी भी तरीके से पैसा जो है वो लगा हुआ है। और इसके अलावा अगर वो वीमेन और चिल्ड्रन है, या फिर अगर किसी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, चाहे वो ओबीसी से हो या फिर शेड्यूल्ड कास्ट से हो या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब से हो, तो उसको स्पेशल लॉज के बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। उनके लिए जो अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड हो या फिर अफर्मेटिव एक्शन जो है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड अफर्मेटिव एक्शन हो, रिजर्वेशंस हो, अगर वो डिसेबल्ड लोग जो है या फिर कोई भी नागरिक अगर उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनको उस चीज का फायदा मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये डिसेबल्ड लोगों से इसका क्या लेना देना है इस लॉ का,
तो डिसेबल लोगों से इसका ये लेना देना है कि डिसेबल लोग अगर डिसेबल होने के साथ साथ अगर वो इन सभी ग्रुप्स में भी वो आते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर आते हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप्स के अंदर आते हैं, तो उनको इन सभी ग्रुप्स के लिए जो बेनिफिशियरीज राइट बनाए गए हैं, उन सभी ग्रुप्स के लिए जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए हैं, उनका फायदा इन लोगों को मिलेगा। तो फोर्थ पार्ट जो है वो ये कहता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर सिटीजन के लिए है तो उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, वो सभी के लिए इक्वल होगा और सभी को ये अपॉर्चुनिटी है कि उन चीजों के लिए, उन जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो जो है सो अप्लाई कर सके और उसकी अपॉइंटमेंट जो होगी ऑफिस में उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। और कोई भी आदमी इंक्लूडिंग द डिसेबल, कोई भी आदमी अनटचेबल की तरह बिहेव नहीं किया जाएगा। के साथ अगर अनटचेबिलिटी, अगर उनके साथ किसी भी तरीके का अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया जाता है किसी भी लोग के साथ, तो ये ऑफेंसिव एक्ट माना जाएगा, इसके अंदर आपको जेल भी हो सकती है। तो आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, उसके अंदर आप किसी भी पर्सन के साथ अनटचेबिलिटी जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो या फिर माइनॉरिटी ही क्यों ना हो। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कई सारे क्राइम्स माइनॉरिटी के साथ हो जाते हैं और कई बार ऐसे भी केसेस देखने को मिला है जहां पर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ग्रुप को क्या करो, बाइकआउट करो, उनके साथ ना कोई बिजनेस करो, ना कुछ संबंध बनाओ या कुछ इस तरह की बातें करो। तो ये क्या है, अनटचेबिलिटी को आप इनडायरेक्टली रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये गलत है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और आर्टिकल 17 इसके खिलाफ पनिशमेंट भी आपको दिलवा सकता है। तो अनटचेबिलिटी इज टोटली बैंड और एबॉलिश्ड इन इंडिया। तो अगर आप इसको किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप डिसेबल लोगों के साथ खासकर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो भी ये पनिशेबल होगा। तो डिसेबल लोग ये यदि इस ग्रुप से आते हैं और उनके साथ अगर कोई भी इस तरीके का अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, तो वो अपने राइट्स के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। भारत की चाहे जो भी नागरिक हो, सभी को लाइफ और लिबर्टी की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है और ये आर्टिकल 21 के तहत हम सभी को ये गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हम अपनी लाइफ को पूरी आजादी के साथ, पूरी लिबर्टी के साथ जी सकें। कोई भी तस्करी, किसी भी तरीके का मानव तस्करी जो है वो नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जाएगा। और बेगार का जो सिस्टम है, पहले क्या होता था कि वो जमींदार होते थे, वो अपने यहाँ कुछ लेबर्स को रखते थे और उनको पैसे भी नहीं देते थे, बिना पैसे के काम करवाए जा रहे हैं उनसे, ठीक है, और एक तरह से स्लेवरी होता था। तो ये बेगार का जो सिस्टम है या फिर किसी भी अन्य तरीके का फोर्स लेबर जो है, ठीक है, जबरदस्ती काम कराने का जो एक तरीका है, उसको बैन किया जाता है, उसको एबॉलिश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि आप इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का कोई भी प्रैक्टिस जो है जिसके अंदर आप जबरदस्ती किसी से जो है सो काम करवा रहे हैं, उसको पैसे के दिए बिना काम करवा रहे हैं, तो यह पनिशेबल ऑफेंस जो है माना जाएगा। और कोई भी ट्रैफिकिंग जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो बैन है, एबॉलिश्ड है। तो आप किसी भी तरीके के ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, तस्करी नहीं कर सकते हैं कि लोगों को यहां से वहां लेकर जा रहे हैं, खासकर चाहे वो डिसेबल हो या ना हो। डिसेबल लोग को के बारे में भी हम ये देखने को मिलता है कि भाई बहुत सारे ऐसे डिसेबल्ड होते हैं, खासकर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर जो जी रहे होते हैं, उनको ये फोर्स कराया जाता है कि वो जो है सो भीख मांगे या फिर इस तरीके की चीजें प्रैक्टिस करे, जबरदस्ती भी कराने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। तो ये भी कानूनी तौर पर गलत है और इसके खिलाफ सजा भी हो सकती है। आर्टिकल 24 ये कहता है कि अगर कोई भी आदमी किसी बच्चे को, 14 साल से नीचे के बच्चे को अगर किसी भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट देता है तो वो कानूनन जुर्म होगा और इसके अंदर उसको सजा मिल सकती है। और स्पेशली अगर कोई बच्चे को हैजार्डियस एनवायरनमेंट के अंदर काम मिलता है, जैसे चाहे वो माइन हो गए हो या फिर कोई फैक्ट्री हो जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत होता है, जो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा है और कहीं उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, तो वहां पर यदि उनको किसी भी तरीके से काम करवाया जाता है और या फिर फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, तो आर्टिकल 24 के अनुसार उसको जेल हो सकती है या फिर सजा का प्रावधान उसके लिए भी दिया गया है। और आर्टिकल 25 ये गारंटी देता है सभी नागरिक को कि वो अपने धर्म को किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सके, उसको फ्रीडम है कि अपना रिलीजन जो है प्रैक्टिस कर सके। अगर मैं हिंदू या बुद्धिस्ट हूँ और अगर मैं चाहूँ कि कोई दूसरे धर्म को मैं फॉलो करना चाहूँ, चाहे वो इस्लाम हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो, तो ये मेरे ऊपर है। अगर मैं उसको फॉलो करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे पूरी तरह से आज़ादी है कि मैं उसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ। भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो या फिर जनरल कोई भी नागरिक हो, उसको पूरी तरीके से आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, कि वो किसी भी चीज़ को
में बिलीव कर सके, किसी भी चीज को प्रैक्टिस या प्रोपेगेट कर सके। अगर वो चाहे तो उसका प्रचार भी कर सकता है, ठीक है। अब जो भी धर्म में वो विश्वास करता है, चाहे वो खुद का ही धर्म क्यों ना स्टैब्लिश किया हुआ आदमी, अगर वो चाहे तो खुद के धर्म का प्रचार कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, जिस चाहे वे ऑफ लाइफ को स्टैब्लिश कर सकता है। किसी भी पर्सन को, चाहे वो डिसेबल्ड हो या फिर कोई नॉर्मल पर्सन हो, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकती कि आप किसी भी धर्म के लिए पैसे दो, या किसी भी रिलीजियस ग्रुप के लिए या फिर किसी भी धार्मिक काम के लिए आप जबरदस्ती पैसे दो। तो किसी भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते कि किसी भी चीज में आप वो कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। अगर वो खुद से देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते हैं तो भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं किया जा सकता है। किसी भी डिसेबल्ड पर्सन को कोई भी लैंग्वेज फॉलो करने से या कोई भी स्क्रिप्ट या कल्चर को फॉलो करने से स्टेट नहीं रोक सकता, या फिर कोई भी पर्सन नहीं रोक सकता है। अगर वो चाहे तो किसी भी लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर सकता है, नेटिव लैंग्वेज को या फिर स्क्रिप्ट या कल्चर को, या फिर किसी दूसरे लैंग्वेज को अगर वो चाहे तो वो प्रैक्टिस कर सकता है। उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता है उसके अपने कल्चर से, जहां से वो बिलोंग करता है। ये पूरी तरीके से गलत होगा। तो भारत का प्रत्येक नागरिक, और इसमें डिसेबल्ड लोग जो है, विकलांग लोग भी है, वो भी इंक्लूड है, अपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, अपने फंडामेंटल को इन्फोर्स कराने के, अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। और अपने जो बेसिक राइट्स है उसको आर्टिकल 32 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स है उसको इन्फोर्स करवा सकता है। अगर वो वायलेट हो रहा है कहीं ना कहीं तो उसको अपनी बात को मनवा सकता है कोर्ट जाकर। तो किसी भी नागरिक को पूरी तरीके से स्वतंत्र है इंडिया के अंदर कि अगर उसका कोई भी राइट, स्पेशली फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा हो तो आर्टिकल 32 के तहत वो कोर्ट जाकर उन राइट्स को इन्फोर्स करवा सकता है। नाउ वी विल सी द एजुकेशनल लॉज फॉर द डिसेबल्ड। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वेरियस लॉज, एजुकेशनल लॉज हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, और स्पेशली डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, स्टूडेंट के लिए क्या क्या लॉज है। तो हाल में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, और जो वर्ल्ड बैंक है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, हम सबको पता है, जो बैंकिंग या फिर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो वो उसके एस्टिमेट के अनुसार 1 बिलियन लोग जो है धरती पे वो किसी न किसी तरीके से डिसेबल हैं, किसी न किसी तरीके से विकलांग हैं। और उन 1 बिलियन लोगों में से 93 to 150 मिलियन जो लोग हैं, चाहे 9.3 करोड़ से 15 करोड़ जो लोग हैं वो चिल्ड्रन हैं। तो टोटल 1 बिलियन लोग जो है किसी न किसी तरीके से डिसेबल हैं, और उसमें 9.3 करोड़ टू 15 करोड़ लोग जो हैं वो बच्चे हैं, उसकी जनसंख्या जो है बच्चों की है। प्लान इंटरनेशनल एक फंडिंग प्लेटफॉर्म है, उनके अनुसार जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उसके स्कूल जाने की संभावना दूसरे साधारण बच्चों के कंपेयर में 10 गुना कम है। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के अनुसार 90% जो चिल्ड्रन है जो डिसेबिलिटी से शिकार हैं, जो किसी न किसी तरीके से विकलांग है, और जो गरीब देशों के अंदर रहते हैं, जो डेवलपिंग और लोअर मिडिल क्लासेस कंट्री के अंदर रहते हैं, वो स्कूल नहीं के बराबर जा रहे हैं, और वो बिल्कुल स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। 2016 में यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट आता है, इसके अनुसार वर्ल्ड के अंदर जितने भी रिफ्यूजी चिल्ड्रन है उसमें से आधे से भी कम स्टूडेंट स्कूल अटेंड कर रहे हैं। और उसमें से भी जो सीरिया के रिफ्यूजी चिल्ड्रन के ऊपर जो रिसर्च किया गया उसमें पाया जाता है कि जो डिसेबल बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, वो स्कूल में एडमिशन लेने के प्रोसेस में उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है, उनको एडमिशन नहीं मिलता है, या फिर क्लास में भी उनके लिए एक अलग से सिस्टम नहीं है कि वो अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सके। इंडिया के अंदर सभी नागरिक को, सभी सिटीजन को राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड है, जिसके अंदर सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो डिसेबल्ड हो या फिर कोई नॉर्मल सिटीजन हो, सभी को स्टेट एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। अगर वो खुद से प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एडमिशन नहीं भी ले पाती है तो गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि वो पब्लिक स्कूल से उसके लिए अरेंज करे और उन सभी स्टूडेंट को वहां पर एडमिशन दिलवाए। आर्टिकल 29 का पार्ट 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। कोई भी सिटीजन इंडिया का जो है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता एजुकेशन लेने से, अगर वो इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, अगर गवर्नमेंट उसके लिए फंड दे रही है तो वो कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी नागरिक को डिनाई नहीं कर सकती है एजुकेशन लेने के लिए। अगर वो उसके क्राइटेरिया को, अदर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तो उसको एजुकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और वो इंस्टीट्यूशन जो है किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर उन सभी लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, या फिर डिसेबिलिटी के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकती है।
आर्टिकल 45 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये राइट देता है कि सभी नागरिक को, सभी सिटीजन्स को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए, ठीक है, मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था सरकार द्वारा किया जा सके और सभी चिल्ड्रंस को एजुकेशन मिल सके। स्पेशली जो 14 ईयर से कम के बच्चे हैं, जो हैं 14 साल के कम के जो बच्चे हैं, उसको गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि उन सभी बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड करे। अगर वो खुद से उनके पेरेंट्स एजुकेशन नहीं दिलवा पा रहे हैं तो गवर्नमेंट उन सभी स्टूडेंट को, उन सभी डिसेबल्ड पर्सन को या फिर नॉर्मल जो स्टूडेंट है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे। कोई भी जो चाइल्ड है उसको एजुकेशन से डिनाई नहीं किया जा सकता है, अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेट के द्वारा फंड किया जा रहा हो या फिर स्टेट के द्वारा किसी भी तरीके से अगर उसको हेल्प किया जाता है उस इंस्टीट्यूशन को, तो उन सभी इंस्टीट्यूशन के अंदर सभी बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा। और वो इंस्टीट्यूशन किसी भी आधार पर, जो जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका हूं मैं, कि किसी भी आधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकता, रिलीजन, कास्ट या फिर लैंग्वेज के आधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकता है। नाउ वी विल सी दी हेल्थ लॉज फॉर डिसेबल्ड। हमने अब तक देखा कि एजुकेशनल लॉज क्या था डिसेबल्ड लोगों के लिए, अब हम देखेंगे कि हेल्थ लॉज क्या क्या है डिसेबल्ड लोगों के लिए। जो विकलांग लोग हैं उसके लिए क्या क्या प्रॉपर हेल्थ मेजर्स लिए गए हैं, क्या क्या लॉज बनाए गए हैं। आर्टिकल 47 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट को इंपोज करता है कि गवर्नमेंट सभी लोगों को, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सके और सभी नागरिक को एक न्यूट्रिशन जो है, एक लेवल ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। अगर इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग बीपीएल में हैं अभी, तो गवर्नमेंट उन सभी लोगों को न्यूट्रिशन के लिए कुछ अनाज प्रोवाइड करती है मंथली बेसिस पे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है कि सभी लोगों को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वहां पर उनको लेवल ऑफ न्यूट्रिशन उनका मेंटेन रहना चाहिए, वो अच्छे से अपने लाइफ को सस्टेन कर सके। ये गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर हेल्थ के लिए बेटर हेल्थ के लिए प्रयास किए जाते हैं, उसको इंप्रूव कर सके गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि जो कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स है, जो शराब और किसी भी तरीके के जो ड्रग्स जो लोग लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, इसको गवर्नमेंट बैन कर सके और लोगों के लिए एक बेटर तरीके से हेल्थ सिस्टम जनरेट कर सके। जो हेल्थ लॉज ऑफ इंडिया है उसके अनुसार कई सारे प्रोविजंस जो है विकलांग लोगों के लिए भी बनाए गए हैं। स्पेशली जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो विकलांग लोग हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन है, उसके लिए कई सारे एक्ट बनाए गए हैं। जैसे कि एक है मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, वो विकलांग लोगों के लिए बनाए गए हैं। और नाउ वी विल सी दी फैमिली लॉज। तो इसके अंदर हम फैमिली लॉज के बारे में देखेंगे कि मैरिज से रिलेटेड क्या लॉज हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए। बहुत सारे लॉज जो बनाए गए हैं मैरिज से डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, वो कहीं ना कहीं डिसेबल्ड लोगों पर भी अप्लाई होता है। और उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो वेरियस लॉज बनाए गए हैं डिफरेंट कम्युनिटी के लिए, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो या फिर मुस्लिम मैरिज लॉ हो, पर्सनल लॉ हो शरिया के अनुसार, या फिर जो क्रिश्चियनिटी के लिए जो लॉज बनाए गए हैं मैरिज के अंदर, वो सभी जो वेरियस वो सभी लॉज जो हैं मैरिज से रिलेटेड, वो उस कम्युनिटी के जो डिसेबल्ड लोग हैं उस पर भी अप्लाई होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। उसके अनुसार कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर डिसेबल्ड लोगों को, डिसेबल्ड लोग जो हैं, विकलांग लोग हैं, उसको मैरिज के लिए एलिजिबल घोषित नहीं किया जाता है। ठीक है, उन सभी को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, कौन से सिचुएशन है, कौन सी परिस्थितियां हैं, इसके अनुसार डिसेबल्ड लोग जो हैं, कौन से वो डिसेबल्ड लोग हैं जिसको मैरिज के लिए डिनाई किया गया है, ताकि उनको मैरिज के लिए एलिजिबल नहीं घोषित किया गया। उन सभी राइट्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। वो फर्स्ट पार्ट जो आता है उसके अंदर ये है कि अगर कोई भी पार्टी जो है, अगर मैरिज के लिए कोई भी एक पार्टी जो है, अगर कोई एक पर्सन जो है वो या तो बेवकूफ़ है, सरफिरासा है, या फिर ल्यूनेटिक, पागल वागल है, तो उस केसेस के अंदर वो मैरिज को एलिजिबल या फिर एक वैलिड मैरिज नहीं कहा जाएगा। और अगर कोई एक पार्टी जो है उस मैरिज के अंदर अगर एक पर्सन जो है वो अपना वैलिड कंसेंट नहीं दे पाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो दिमागी रूप से उतना ठीक नहीं है और उसका मेंटल ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, तो उस केसेस में वो मैरिज के लिए अनफिट हो जाएगा। और उस केसेस के अंदर वो प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड जो है, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए भी उसको एलिजिबल नहीं घोषित किया गया है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन है या फिर कोई भी एक पार्टी जो है उस मैरिज के अंदर, वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के अंदर आते हैं। अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर शादी हो रही है, तो अगर वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आते हैं या फिर सेम सपिंडास के अंदर आते हैं, तो उसकी शादी नहीं हो सकती है। कस्टम के द्वारा परमिटेड नहीं है।
और इसके अलावा अगर कोई भी पार्टी जो है शादी के अंदर 2 पर्सन में से किसी भी एक पर्सन का ऑलरेडी एक स्पाउस है जो जीवित है, तो उस केसेस के अंदर भी शादी नहीं हो सकती, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। जो भी राइट्स और ड्यूटीज हैं विकलांग लोगों के, ठीक है, वो गवर्न कहाँ से होते हैं, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो वो जितने भी राइट्स और ड्यूटीज हैं डिसेबल्ड लोगों के या फिर नॉन डिसेबल्ड पर्सन के, वो सभी राइट जो गवर्न होते हैं वो जो डिफरेंट मैरिजेज एक्ट्स हैं इंडिया के अंदर उसके हिसाब से वो गवर्न होते हैं, उसके हिसाब से वो संचालित होते हैं। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार हिंदू के अंदर जितने भी मैरिजेज होते हैं वो गवर्न होते हैं। द क्रिश्चियन मैरिजेज एक्ट है 1872, उसके अनुसार जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो शादी होती है उसको वो गवर्न होते हैं। पारसी मैरिज एक्ट, कैप्स एंड डाइवोर्स एक्ट है 1935, उसके अनुसार पारसी के कम्युनिटी के अंदर जो शादी होती है वो गवर्न होते हैं। तो हमने देखा कि इसके अलावा अगर आपको ये जानना हो कि एक वाइफ के क्या लीगल राइट्स हैं वाइफ मैरिजेस के अंदर, तो आप ऊपर दी गई लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। इस पर मैंने डिस्कस किया है कि क्या क्या लीगल राइट्स हैं वाइफ के एक मैरिज के अंदर। इसके अलावा जो है सो स्पेशल मैरिजेज एक्ट है 1954 और फॉरेन मैरिज एक्ट है 1959, जो कि मैरिज को इंडिया में मैरिज को इन्फ्लुएंस करता है, मैरिज राइट्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये जो राइट्स हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और फॉरेन मैरिज एक्ट 1959, ये आउटसाइड इंडिया में जो मैरिजेज हो रहे हैं, ठीक है, चाहे इंडियन कम्युनिटी के लोग बाहर में इंडिया के बाहर जाकर शादी कर रहे हैं, तो उनके क्या क्या बेसिक राइट्स हैं उसके अंदर डिफाइन किया गया है। इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिजेज रिस्ट्रेंट एक्ट है 1929 के, ये 1978 के अंदर इसको द्वारा अमेंड किया जाता है ताकि जो चाइल्ड मैरिजेज हैं उसको रोका जा सके, और डिसेबल्ड लोगों पर भी ये अप्लाई होता है कि वो चाइल्ड मैरिजेज में इन्वॉल्व ना हो और उसके पर्टिकुलर राइट्स जो है चाइल्ड के वो वायलेट्स ना हो। नाउ वी विल गोइंग टू सी दी सक्सेशन एक्ट फॉर द डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड लोगों के सक्सेशन राइट्स क्या क्या हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स क्या क्या हैं, वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं नहीं रख सकते, उसके ऊपर जो चीजें हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो राइट्स हैं उनके उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार कोई भी पर्सन जो हिंदू है, अगर वो डिसेबल है या ना डिसेबल नहीं है, अगर वो फिजिकली डिसेबल है या फिर फिजिकली डिसेबल नहीं है, उस केसेस के अंदर भी वो डिसएंटाइटल नहीं हो जाता है किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने से। किसी भी एंसेस्टर जो है उनके पुरखे जो है उनके प्रॉपर्टी को वो रखने से डिसएंटाइटल या फिर बेदखल नहीं होता है। वो भी अपने पुरखों की प्रॉपर्टीज को रखने का उतना ही उनको अधिकार है जितना कि उनके दूसरे भाइयों को जो डिसेबल नहीं है उनको अधिकार है, उतना ही उनको भी अधिकार है। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर लिखा गया है। इसके अलावा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जो है उसके अनुसार जो इंटीस्टेट जो है जो विल होता है, कोई भी पर्सन मरने से पहले अगर कोई विल लिख के जाना चाहता है या फिर टेस्टामेंट्री सक्सेशन किसी खास लोगों को सौंपना चाहता है, तो इसका अधिकार डिसेबल्ड लोगों को है कि वो अपने प्रॉपर्टी को इनहेरिट भी कर सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, ठीक है, इंटीस्टेट के द्वारा टेस्टामेंट्री सक्सेशन के द्वारा प्रॉपर्टी को इनहेरिट भी कर सकता है, या फिर अपने किसी भी खास पर्सन को अगर वो अपने विल के अनुसार अगर चाहे कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहे तो वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकता है। तो ये सेम राइट्स मुस्लिम और पारसीज के ऊपर भी अप्लाई होता है कि इंटीस्टेट और टेस्टामेंट्री सक्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो डिसेबल्ड लोग हैं वो भी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं अपने विल के अनुसार, जिसको चाहे दे सकते हैं या फिर इनहेरिट भी कर सकते हैं। अगर एक विकलांग व्यक्ति जो है अगर वो चाहे तो अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती है, ट्रांसफर कर सकता है किसी भी खास लोगों को, ठीक है, अपने विल में लिखकर, अपने वसीयत में लिखकर उसको रख सकता है कि अगर ये मेरे मरने के बाद मेरे प्रॉपर्टी को इसको दिया जाए या फिर इसको ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये सभी राइट्स डिसेबल्ड पर्सन के पास है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंडेड है, थोड़े बहुत जो इनका दिमागी रूप से जो ठीक नहीं है, तो वो भी अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वो मेंटली तौर पर थोड़े बहुत स्टेबल हो जाते हैं कुछ पीरियड के लिए, ठीक है। अगर कुछ पीरियड के लिए वो सैनिटी में आ जाते हैं, दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो वो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी दूसरे को भी दे सकते हैं और इनहेरिट भी कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो ब्लाइंड और डिफ डम पीपल हैं, जो अंधे लोग हैं या फिर जो बहरे या गूंगे लोग हैं, वो भी अपने विल को, अपने वसीयत को लिख सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सक्सेशन के अंदर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल लेक्चर। इसके अंदर हमने डिफरेंट राइट्स को कवर करने की कोशिश की, जैसे कि फैमिली लॉज हो गए, एजुकेशनल लॉज हो गए, सक्सेशन लॉज हो गए।
तो सारे जो लॉज हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए वो उसको हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा जो जनरल लॉज हैं जो सभी के ऊपर अप्लाइज होते हैं उसको भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप कि मैं इसको अच्छे से समझा पाया हूँ, और इफ यू रियली अंडरस्टैंड दिस लेक्चर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।